हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। 68th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अब बहुत ही नजदीक आ गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को धार देने में लगे होंगे। इस वक्त जो समय है वह समय है कि आप अपनी तैयारी के क्रम में रिवीजन पर ध्यान दे रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आपको प्रश्नों का अभ्यास भी करना है और रिवीजन भी करना है, तो जरूरी हो जाता है कि करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लिया जाए। कितना करंट अफेयर? कम से कम 1 साल का करंट अफेयर हम रिवाइज करने वाले हैं। इस करंट अफेयर सीरीज में 1 साल का करंट अफेयर रिवाइज करने में लगभग 6 वीडियो आएंगे और ये 6 एपिसोड आने के बाद आप सोचेंगे कि क्या और करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है? तो बिल्कुल हो सकती है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए आप याद रखिएगा कि हमने पहले भी कवर किया था, तो अगर आप उससे ज्यादा का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल में मौजूद है। उसके पीछे का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि करंट अफेयर के साथ साथ और क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो अभी 2 बातें आप याद रखिएगा। एक तो जो प्रमुख योजनाएं हैं, अवार्ड्स हैं, इंडेक्स हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जल्दी ही आने वाले वीडियो में। यानी कि करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के अलावा ये चीजें आपको मिलेंगी टारगेट बीपीएससी के लिए। इसके अलावा आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, जिससे आपको पता है कि पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक ठाक प्रश्न आए थे अभी पिछली परीक्षा में ही 67th में, तो अभी आगे भी आएंगे, तो उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। इस प्रकार से 6+2 क्लास आपके लिए स्पेशल क्लास आएंगी। तो आप हमसे जुड़े रहें इस सीरीज में। इस पूरी सीरीज के दौरान जो जो एपिसोड आएंगे उसको एक एक करके फॉलो करते रहें, रिवाइज करते रहें। आप एक बार से ज्यादा भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ाई की होगी साल भर। अगर आपने साल भर पढ़ाई करंट अफेयर की नहीं भी की है तो आपकी पूरी ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। लेकिन करंट अफेयर रिवीजन सीरीज है तो हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? देखिए, लखीसराय में अवस्थित है, चर्चा में था अभी हाल ही में। यह जो है सोलर पावर प्लांट है। तो आपको पता चल गया सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है यहां पे बिजली बनाने के लिए। कितनी बिजली की क्षमता यहां पर है? 250 मेगावाट। इसके अलावा एक बात जरूरी है जानना कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन क्या है ये सुविधा यहां पे? दरअसल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उस विद्युत ऊर्जा को यहां पर स्टोर करने की भी सुविधा उपलब्ध है। याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई एक योजना है। क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इसे भी याद रखिएगा। आप समझ गए होंगे सोलर स्ट्रीट लाइट कहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए मुख्यमंत्री की योजना है। कहां के मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री। अगला है, वर्तमान में बिहार के डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। अब आपको यहां पे देखने वाली बात यह होगी कि वर्तमान में डीजीपी तो ये हैं राजविंदर सिंह भट्टी, लेकिन हो सकता है जरूरी ना हो कि वहां से क्वेश्चन आए। डीजीपी का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राज्य में जो भी कानून है, शांति व्यवस्था है, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में, यानी कि डीजीपी। अब आगे देखिए, हाल ही में बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर कौन है? लोक गायिका है। लोक गायिका कहां की है? मिथिला में, यानी कि मिथिला भाषा में, मैथिली भाषा में लोक गायकी का कार्य करती हैं। इसके अलावा हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक किसने जीते? अब देखिए किस प्रकार की बात हो रही है अवार्ड की। सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, ठीक है। यहां पर जो उम्र की बात है वह सब जूनियर यानी 18 वर्ष से कम के लिए है। 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? कृतिराज सिंह ने। किसमें? पावर लिफ्टिंग में। सुधा कुमारी जो कि सीनियर में है, यानी कि 18+ की एज में, उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण है और उसके अलावा 1 पदक और है। इसके अलावा अगला है, 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण कहां पर किया? देखिए योजना का नाम क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है गंगा जल आपूर्ति योजना। अब यह गंगा जल आपूर्ति योजना जो है, कहां पे इसका लोकार्पण होता है? शुरुआत राजगीर, नालंदा जिले में जो राजगीर है
वहां से इसकी शुरुआत होती है। और गंगा के पानी को, जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, जहां पर जिन क्षेत्रों में पानी की पहुंच नहीं हो पा रही है, वहां पर पानी पहुंचाने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। साफ साफ लिखा है गंगा जल आपूर्ति, यानी जो गंगा का पानी है, गंगा का जल है, उसकी आपूर्ति होगी, लोगों को पानी मिल सकेगा जहां पे पानी की समस्या है। उसके लिए राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में पानी भेजा जाएगा और यहां से ट्रीट होकर पानी आगे जाएगा। और ये कहां से जाएगा? हाथीदह से। हाथीदह कहां पर है? पटना में है। अब आपको याद रखना होगा किस योजना के तहत इसे, किस अभियान के तहत इसे आगे लेके जाया गया, इस योजना को शुरू किया गया। तो जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है, अभी भी बता रहा हूं, आपने जरूर पढ़ा होगा। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि यह योजना, यह मिशन कब शुरू हुआ था? आप सही तिथि के साथ जरूर बताइएगा अपना उत्तर। अगर आपको याद नहीं है या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे इसकी चर्चा जरूर करेंगे अगले वीडियो में। आगे देखिए, हाल ही में संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में 2019, 20 और 21 के लिए घोषित अवार्ड का नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ? बिहार के 13 कलाकार हैं। अब ये जो 13 अवार्ड मिले हैं, एक ही अवार्ड नहीं है, उसमें भी कुछ कैटेगरी है। जैसे कि 5 जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, 4 संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही अमृत अवार्ड दिया जाता है, और इसी में 4 जो दिया गया बिस्मिल्लाह युवा अवार्ड। इस तरह से कितने हो गए? 5 + 4 + 4 13 अवार्ड। उनके नाम भी यहां पर है। ऋषिकेश सुलभ जो है नाट्य लेखन, नीलेखर मिश्र अभिनय, मिथिलेश राय निर्देशन, उसके अलावा कुमुद झा दीवान और रंजना झा। उसके अलावा देखिए बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, जिसमें 4 लोग थे। कौन कौन से? भरतनाट्यम की कलाकार है सुदीपा, किस क्षेत्र में है यह भी आपको देखते हुए चलना है। लोक नृत्य कलाकार जितेंद्र चौरसिया, मैथिली ठाकुर व अभिनेत्री रूबी खातून। आगे देखिए, अमृत अवार्ड किसे किसे मिला है? अभिनेता और निर्देशक है, नाम क्या है? गणेश प्रसाद सिन्हा, सुमन कुमार, लोक गीतकार भरत सिंह भारती और ध्रुपद गायक रघुवीर मलिक। ये नाम एक बार के लिए कम से कम देख लीजिए, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों को मिला है बिहार के। अब यह जो संगीत नाटक अकादमी है, याद रखिएगा जो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, उसी के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई है। आगे देखिए, इंद्रवज्र ऐप किससे संबंधित है? बिहार सरकार ने इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का संबंध है वज्रपात से। जो बिजली गिरती है आसमान से, आकाशीय बिजली, उसको वज्रपात कहते हैं। और इंद्रवज्र ऐप क्या जानकारी देगा कि किसी क्षेत्र में बिजली गिरने वाली है, उसके पौने 1 घंटे पहले ही वह सूचना दे देगा, जानकारी दे देगा, लगभग पौने 1 घंटे पहले। अब इसके लिए एक और योजना चलाई गई थी जिसके तहत हूटर लगाए गए थे। अलग अलग जगह में बिहार में हूटर लगाए गए थे, जो आधे घंटे पहले जानकारी दे देता था लगभग कि इस क्षेत्र में बिजली गिरने वाली है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को किस योजना के तहत कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है? अब देखिए, पूरी जानकारी प्रश्न में यहीं पे दे दी गई है। बिहार सरकार ने किसानों को किस योजना के तहत कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा? किस कार्य के लिए? कृषि कार्य के लिए जो यंत्र होते हैं वो कृषि यंत्र हो गए। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। आगे देखिए, यह जो योजना है, इस योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप यह बनाई गई है, और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आप में देश में पहली ऐसी एक सर्विस है कि एक ऐप के माध्यम से किसान अपने यहां खेती करने के लिए कृषि यंत्र को किराए से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार के किसान होंगे? वो लघु किसान होंगे, या तो सीमांत, या तो लघु या तो सीमांत। लघु और सीमांत का मतलब क्या है? जो छोटे किसान होते हैं, जैसे कि अगर 2 हेक्टेयर जमीन है तो लघु, और 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो सीमांत किसान कहलाए जाएंगे। ठीक है, बड़े किसानों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किस कवियत्री को दिया गया? कवियत्री मतलब एक महिला है, उन्हें दिया गया। किस संस्थान के द्वारा दिया गया? चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान के द्वारा। सम्मान का नाम क्या है? दीनानाथ शरण सम्मान 2022। और किसे मिला? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला। कवित्री हैं, विद्वान हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि आखिर दीनानाथ शरण
कौन है? तो दीनानाथ शरण अपने आप में साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, इसी वजह से उन्हें यह उनके नाम से पुरस्कार शुरू किया गया। अगला है, बिहार में विधवा महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली कौन सी योजना चलाई जा रही है? देखिए किसकी बात कही गई है? विधवा महिलाओं की। ठीक है, विधवा महिलाओं के लिए किस वजह से? आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना चलाई जा रही। योजना का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। एक निश्चित अमाउंट जो है वह दिया जाता है इसमें हर महीने के लिए विधवा महिलाओं को, लेकिन विधवा महिलाओं की उम्र क्या होगी? तो याद रखिएगा, उम्र इसमें है 18 वर्ष। ठीक है, अगला है, अंतरराष्ट्रीय बाल जलवायु पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बिहार के हैं, पटना के हैं, स्पर्श नाम है इनका। स्पर्श को यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार का नाम क्या है? बाल जलवायु पुरस्कार 2022, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाल जलवायु पुरस्कार 2022। और ये कहां पर, किस संस्था के द्वारा? स्वीडिश टेलगे एनजी संस्था है, उसके द्वारा दिया गया है। और इसमें जो आयु वर्ग है 12 से 17 वर्ष तक के बच्चों को यह पुरस्कार मिलता है, और स्पर्श की आयु 17 वर्ष के आसपास ही थी। अगला है, बिहार सरस मेला 2022, बिहार में लगने वाला मेला है। इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो उत्तर है इसका, पटना में किया जाता है। और यह जो सरस मेला है, इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 2014 से किया जा रहा है। आखिर यह सरस मेला क्या है? जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, ना सिर्फ बिहार से बल्कि बिहार के अलावा भारत के अन्य राज्यों से, उनका प्रदर्शन इस मेले में किया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने सजा काट रहे विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस प्रकार का मिशन है? जो कि वहां पर यानी बिहार राज्य के जेलों में कैद लोग हैं, वो जो किसी अन्य देश के हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? उन्हें भेजा जाएगा मानवाधिकार दिवस से, मानवाधिकार दिवस से। और मानवाधिकार दिवस से कौन सा मिशन शुरू होगा? उसके लिए मिशन इंसानियत। अब यहां पर बात आती है कि आखिर मानवाधिकार दिवस कब से शुरू होगा? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये बता देता हूं, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आपको मुझे बताना है कि मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जा रहा है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो इसका उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। आगे देखिए, 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर किसकी बात हो रही? यहीं पे प्रश्न में याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर शिक्षा कार्यक्रम में बिहार सरकार ने पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25%। तो अब आपको पता चल गया कि देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के यानी कि 11 नवंबर जो है, इसी दिन इनका जन्म हुआ था, 11 नवंबर की तारीख थी। और इसी तारीख पर, इसी की जयंती पर, इनकी जयंती पर 21% से कितना कर दिया? 25% बिहार का शिक्षा बजट। अगला आता है, बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड, यानी कि एक अवार्ड है स्वर्ण शक्ति अवार्ड, जो किसी बिजली संयंत्र को दिया गया है। कहां पे दिया गया है? तो यह दिया गया है बिहार में। बिहार में कहां? कहलगांव बिजली संयंत्र। कहलगांव बिजली संयंत्र कहां पे है? आपसे पूछ ले कोई तो आप बताएंगे कि भागलपुर में है कहलगांव बिजली संयंत्र। और यहां पर बिजली किससे प्राप्त होती है? कोयले से प्राप्त होती है। ठीक है, कोयले से बिजली बनाने का संयंत्र है। और इसे यह अवार्ड क्यों मिला है? तो आप बताएंगे कि इसे अवार्ड इसलिए मिला है कहलगांव बिजली संयंत्र को, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना हुई जो होने से नुकसान हो सकता था। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी थी, यहाँ का परिचालन बहुत अच्छा था, यहाँ का रेगुलेशन बहुत अच्छा था। इस वजह से इसे यह अवार्ड मिला। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कहलगांव बिजली संयंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, तो आप बताएंगे कि एनटीपीसी के द्वारा, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जाता है। और यह क्या है? एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी किसे कहते हैं? जिसका
टर्नओवर एक खास अमाउंट का होता है? अगर आपको पता है तो इसका उत्तर भी जरूर बताइएगा, परेशान मत होइएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, जितना फिलहाल बता रहा हूं वो देखते सुनते जाइए। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? इसका उत्तर है बिहार। अब यह भूकंप क्लिनिक से मतलब क्या है? देखिए, भूकंप क्लिनिक का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी एक जिले में भूकंप क्लिनिक खुला है, हर जिले की बात हो रही, मान लीजिए पटना में भूकंप क्लिनिक खुला है, मुझे पटना में घर बनवाना है, तो मैं उस भूकंप क्लिनिक में अगर जाता हूं तो वहां पर वो मुझे आइडिया देंगे, टिप्स देंगे कि घर बनवाने के पहले आप इन बातों का ध्यान रखें, तो भूकंप आने पर आपके घर में भूकंप का प्रभाव कम से कम, न्यूनतम या लगभग नगण्य प्रभाव पड़ेगा। तो वो हमें सलाह देने का भी कार्य करेंगे, साथ में भूकंप आने के बाद अगर घर का नुकसान हुआ है तो उसकी मरम्मत कैसी कराई जाए और मरम्मत कराने के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस प्रकार की जानकारी कहां से मिलेगी? भूकंप क्लिनिक से मिलेगी। अगला है, अब एक बात याद रखिएगा, ये भूकंप क्लिनिक क्यों आया सामने बिहार में? क्योंकि जो बिहार का क्षेत्र है, जो भूकंप जोन बने हुए हैं खतरे के हिसाब से, उसमें जोन नंबर 4 में इसका बहुत ज्यादा क्षेत्र आता है, जो अपने आप में बताता है कि संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप के मामले में बिहार। अगला है, हाल ही में जारी ECR रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सबसे अधिक कामगार किस देश में प्रवास कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कामगार हैं बिहार के। उसके अलावा हाल ही में बिहार के किस जिले में 11 लाख मिट्टी के दियों से श्रीराम द्वारा ताड़का वध की पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? प्रश्न क्या है? श्रीराम द्वारा ताड़का का वध, इसकी क्या बनाई गई है? पेंटिंग बनाई गई है। बिहार के किस जिले में बनाई गई है? बक्सर जिले में बनाई गई है। और किस चीज से बनाई गई है? तो दियों से बनाई गई है, वो भी मिट्टी के दिए हैं 11 लाख। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? 5 दिन पढ़ाई और एक दिन नो बैग डे होगा। बिहार सरकार ने इसके लिए घोषणा की है। जो 6वां दिन होगा वह इनोवेटिव कार्य करने के लिए होगा, शारीरिक क्षमता को बेहतर करने के लिए होगा, शारीरिक कार्य करने के लिए होगा, खेल के लिए होगा, अन्य एक्टिविटी के लिए होगा। इसके साथ साथ यह जो बैगलेस सुरक्षित शनिवार शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, इसमें हर महीने की एक थीम भी निर्धारित की गई है। मतलब मान लीजिए जैसे कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी के महीने की थीम है मैं हूं वैज्ञानिक, तो इस थीम पर बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएगी। उसी प्रकार से फरवरी है मैं हूं साहित्यकार, फिर मैं हूं विरासत प्रेमी संरक्षक, मैं हूं निर्माणकर्ता, मैं हूं प्रबंधकर्ता, मैं हूं कलाकार। इसी प्रकार से हर महीने की एक थीम रहेगी। किसमें? बैगलेस शनिवार में। आगे देखिए, हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित, कहां पे आयोजित है? टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है उसका नाम क्या है? प्रमोद भगत। एक और खिलाड़ी है जिसने पदक जीता है और उसका नाम क्या है? मनीषा रामदास। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो पैरा बैडमिंटन है, पैरा बैडमिंटन से क्या मतलब है? जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है पूरी तरह से, उन्हें हम क्या कहते हैं? दिव्यांग हमारे यहां कहते हैं, उसके यहां विकलांग भी हम उसको कहते हैं। उसके अलावा तो उन्हीं के लिए होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके द्वारा जारी? नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है बेगूसराय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या नाम है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर नामित हैं? इसमें देखिए सबसे ज्यादा बिहार के हैं, 14 शहर नामित हैं। अगला प्रश्न है, 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन कहां किया गया? किस आयोजन की बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। किस नंबर का है? 53वां है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कब से शुरू हुआ था? वर्ष 1952 से शुरू हुआ था। और ये 53वां वाला कहां पे आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अब बात, अच्छा ठीक है, ये जो फिल्म महोत्सव है इसके बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या है। भारत की या भारत के अलावा यानी कि देश विदेश की बहुत सारी फिल्मों का यहां पे प्रदर्शन होता है।
देश विदेश दुनिया भर के कई लोग यहाँ पे आते हैं जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, अपने अपने देश के प्रमुख लोग, उनका यहाँ पे मिलना होता है। कार्यक्रम चलता है कुछ दिनों तक, जिसमें कि एक तरह से देखा जाए तो कल्चर का भी साझा आदान प्रदान होता है। उसके बाद 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहां हुआ, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि मुंबई में हुआ था। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है, जिसके द्वारा कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पहला काशी तमिल संगमम कहां पर आयोजित किया गया, और इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। नाम क्या है, काशी तमिल संगमम। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। अब बात आती है कि आखिर यह संगमम क्यों हुआ काशी और तमिल का, क्योंकि आपको पता होगा काशी यानी कि जिसे हम वाराणसी अब जानते हैं नाम से, वह काशी और जो तमिल क्षेत्र है ये दोनों ही ज्ञान के बहुत बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहां पर ज्ञानियों विद्वानियों की चर्चाएं होती थी, सभाएं लगती थी प्राचीन काल से। जो संगम है, संगम का अर्थ ही है संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान। जो प्राचीन काल में संगम आपने साहित्य सुने होंगे, उनका निर्माण तमिल क्षेत्र में यहीं पे होता था। संगम मतलब कि बहुत सारे विद्वान साहित्यकार आपस में बैठते थे, अपनी अपनी रचनाओं का प्रदर्शन होता था, साझा करते थे एक दूसरे से। और वही इसी प्रकार का कुछ काशी में भी प्राचीन काल से चलता रहा। और इसी ज्ञान के आदान प्रदान की परंपरा एक क्षेत्र तक सीमित ना रह जाए, बल्कि इसे और बड़ा विस्तार दिया जाए। और काशी और तमिल संगम एक तरह का अपने आप में है, जिसका हम कहते हैं नाम काशी तमिल संगमम। इसकी शुरुआत पहली बार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यह अब चलता ही रहेगा। आपको याद रखना है, जो तमिल कवि हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, ज्योतिष हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी एक परिषद थी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि संगम क्या था, तो आप बताएंगे प्राचीन काल में संगम ऐसे लोगों की परिषद थी। तो फिलहाल के लिए यहां पे उत्तर क्या होगा, वाराणसी में हुआ है पहला संगमम। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 संबंधित है साइबर सुरक्षा जागरूकता। साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए महिलाओं के साथ कोई साइबर क्राइम ना हो, उसके लिए जरूरी है कि वे जागरूक रहें अपने अधिकार और सुविधाओं और नियमों और कानूनों और सुरक्षात्मक तरीकों को अपनाने के लिए। तो इसके लिए यह शुरू किया गया डिजिटल शक्ति अभियान। किसके द्वारा शुरू किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और याद रखना है आपको, ये तो 4.0 है, लेकिन शुरुआत कब से हुई, तो जून 2018 में इसकी शुरुआत हुई डिजिटल शक्ति अभियान। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया, तो आप बताएंगे कि दिल्ली में किया गया। नंबर कौन सा है, 41वां है। अब आपको याद रखना है कि यह जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अन्य बहुत सारे देश हैं जो कि अपना उत्पाद यहां पर लेके आते हैं इस व्यापार मेले में। अब इसमें आपको याद रखनी है कि इसकी जो थीम थी मुख्य रूप से इस बार इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की, वह थी वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या हो गया, जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें ज्यादा महत्व देना है, साथ साथ में उन स्थानीय उत्पादों की पहुंच कहां तक करानी है, देश के बाहर, ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में कराने का प्रयास। अगला है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया। यहां जारी लिखा है, इसको जारी कर लीजिए, ठीक है। अब स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट का नाम हो गया। अब यही पूछ रहा है कि इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और यह जो जारी करता है यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। और कहां पे हुई थी, तो जिनेवा में हुई थी। जिनेवा का मतलब क्या हो गया, स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। आगे देखें, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, ऋषि सुनक बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी। कहां की है, यूनाइटेड नेशन की है, सॉरी यूनाइटेड किंगडम की है, यूके की है। पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, वहां से ये बने हैं। इनके पहले वहां प्रधानमंत्री कौन थी,
तो लिज ट्रस थी, और लिज ट्रस के पहले कौन थे प्रधानमंत्री? वहां के बोरिस जॉनसन थे, और बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में जो ऋषि सुनक थे वो वित्त मंत्री रह चुके थे, तो आपको याद होना चाहिए। अब बात करें, अगर ऋषि सुनक की 42 वर्ष उनकी उम्र है और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तित्व हैं ब्रिटेन के, तो ये जो ऋषि सुनक हैं सबसे पहली बार राजनीति में कब आए? तो 2015 में आए थे, और 2015 में यॉर्कशायर के जो रिचमंड से वो सांसद बने। भारत से इनका अभी भी एक खास संबंध है। क्या संबंध है? एक बहुत बड़ी संस्था है, संस्था का नाम क्या है? इंफोसिस। इंफोसिस के जो ऑनर हैं उनका नाम क्या है? नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति के दामाद हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। अब आगे देखिए, नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 160 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अब नाम याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका अनावरण किया। कहां पर किया? बेंगलुरु में किया। अब बेंगलुरु में इसका अनावरण कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वहां के, नाद प्रभु कैंप गौड़ा। कहा जाता है इतिहास के पन्नों में पीछे उलट कर देखें तो इन्होंने यह जो बेंगलुरु का क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को बसाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास भी किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, प्राचीन भी नहीं, इतिहास में उतना पीछे नहीं जाना, उसको थोड़ी पहले जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय की यह बात कही जाती है, और इन्हीं के नाम पर यह स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाया गया है, जो कि 108 फीट का है। इस 108 फीट की इस स्टैच्यू में किस धातु का उपयोग हुआ है? तो आपको पता रहना चाहिए कि 90 टन जो है कांस्य का और 120 टन स्टील का हुआ है। इसका निर्माण करने वाले कौन है? मुख्य व्यक्तित्व कौन है जिनकी वजह से इसका निर्माण हो रहा है, जो निर्माणकर्ता के रूप में पहचाने जा सकते हैं? उनका नाम याद रखिएगा, राम वी सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, G20 2023 की थीम किसने लॉन्च की? याद रखिएगा, क्या नाम है? G20 2023। इसकी थीम किसने लॉन्च की होगी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। क्यों लॉन्च की? क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली हुई है। कब से मिली हुई है? 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास अध्यक्षता है G20 की, ठीक है। तो भारत ने ही थीम लॉन्च की, और इस थीम लॉन्च के साथ साथ जो थीम वाक्य है वह भी बताया। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब यह वसुधैव कुटुंबकम जो लिया गया है, कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। याद रखिएगा, संस्कृत कृति थी हितोपदेश, हितोपनिषद से, हितोपनिषद से लिया गया है, जो कि संस्कृत कृति है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि अभी तो भारत अध्यक्ष बना 1 दिसंबर 2022 से, कब तक रहेगा? 1 दिसंबर 2023 के एक दिन पहले तक रहेगा। उसके बाद आगे एक और देश है, वो बन जाएगा, कौन बन जाएगा? ब्राजील बन जाएगा। कब? 1 दिसंबर 2023 से। देखिए, भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और अब G20 समिट का आयोजन भारत पहली बार करेगा इसी एक साल के अंदर में। इसके पहले कौन था अध्यक्ष? इसके पहले था इंडोनेशिया। अभी कौन है? भारत। और अगले साल कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो एक जो पहले था, एक जो अभी, और एक जो आगे हुआ, इन तीनों देशों को मिला के क्या बनता है? ट्रोइका। जो G20 के प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, उसके क्रम को, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके प्रोसेस को, प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए यह ट्रोइका बनाया जाता है। इस ट्रोइका में अभी कौन कौन है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अब आगे देखिए कि 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो इसका आयोजित हुआ था, वह हुआ था इंडोनेशिया, बाली में। इंडोनेशिया की पास अध्यक्षता थी पिछले साल, और ये 17वां था, और कहां पे आयोजित हुआ था? बाली में। बाली नाम तो आपने जरूर सुना होगा। अब बात आती है उस वक्त, पिछले साल यानी कि अभी 2022 में ये 17वां हुआ था। इसकी थीम क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, अच्छे से आपने याद होगा। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की थी ये। किसके शिखर सम्मेलन की? G20 की। अब जो भारत जिसका आयोजन करेगा वो कौन सा होगा? 18वां होगा। ये देख भी सकते हैं, यहां पर लोगो भी है। लोगो जो भी लॉन्च किया गया है, ये G20 आप देख सकते हैं, ये लोगो है।
यहाँ देवनागरी में भारत, फिर 2023 इंडिया लिखा हुआ है, और वसुधैव कुटुंबकम, ऑन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहां पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी हमारी है और इस पृथ्वी के नीचे यहां पर कमल बना हुआ है, और इस कमल में 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियां हैं, जो कि इशारा करती हैं किसका? वो इशारा करती हैं, सॉरी पत्तियां नहीं, फूल की पंखुड़ियां है ना, वो इशारा करती हैं आपके 7 महाद्वीपों का रहेगा। आगे है, वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा कौन सा है उसकी बात आएगी तो आप बोलेंगे चीन है, लेकिन जस्ट उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो वो है भारत। भारत सरकार ने स्टील का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और स्टील के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सके, उसके लिए एक कार्यक्रम भी चलाया है जिसका नाम क्या है? पूर्वोदय कार्यक्रम। इसके अलावा इस्पात नीति भी अभी हाल ही में भारत सरकार ने जारी की थी, वो किस वर्ष में की थी? 2017 में, तो उसका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017। अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच, अब यहां पे फिर से देखिए प्रश्न को गौर से, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इंडेक्स का नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का स्थान है इसमें 8वां। और कुल देशों की संख्या कितनी थी? कुल देश थे 63। अब इसमें बात आती है कि पहला स्थान किस देश का था? तो आप कहेंगे किसी भी देश का नहीं। दूसरा स्थान किस देश का था? किसी का नहीं। तीसरा किसी का नहीं। चौथा, हाँ चौथा था डेनमार्क। फोर्थ, इनके द्वारा कहा गया कि पहले 3 स्थान प्राप्त करने के लिए जितने भी मापदंड हमने बनाए हैं उसमें कोई खरा ही नहीं उतरता है, इसलिए हम पहले 3 स्थान में किसी को रखेंगे ही नहीं, और चौथा बना डेनमार्क, और 8वां कौन सा है? भारत। ठीक हो गया। अब बात आती है कि इसमें सबसे आखिरी नंबर में कौन सा है? 63वां रैंक किसका होगा? ईरान का है 63rd, यानी कि सबसे बुरी हालत इसकी है। अब देखिए यह जो इंडेक्स है किस आधार पर तैयार किया जाता है, मोटा मोटा समझ लीजिए, बातें आपको याद रहेंगी। आधार यह है कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के अलग अलग देशों के द्वारा, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के देशों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उस दिशा में कि क्लाइमेट चेंज ना हो, उससे लड़ने के लिए या उसे रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर ही यह इंडेक्स तैयार होता है। यानी कि सबसे कम प्रयास किसके द्वारा किया गया इन 63 देशों में? तो ईरान के द्वारा, और सबसे ज्यादा प्रयास किया गया तो किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। अब देखिए जैसा मैंने आपसे बताया कि आपको याद रहना चाहिए किस बात पर ध्यान दिया जाता है, कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा। कम प्रयास करने का मतलब क्या है? मतलब क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो किसी प्रकार के होंगे? वो इसी प्रकार के होंगे कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। उसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, तभी तो उत्सर्जन कार्बन वाली गैसों का कम होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का कम होगा। कब से यह इंडेक्स जारी हो रही है? वर्ष 2005 से हो रही है। अगला है 9 नवंबर 2022 को किसने 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? आपको नाम याद रखना है, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, किस नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं, 22वें नंबर के। अब इसमें याद रखिएगा कि यह जो है विधि आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर सांविधिक निकाय है। एक सांविधिक निकाय होता है जिसको सरकार विधानसभा में या संसद में एक कानून ला करके बनाती है, लेकिन वह क्या होता है? सांविधिक, और ये क्या है? गैर सांविधिक निकाय। ठीक है। पहला विधि आयोग स्वतंत्रता के पहले कब बना? 1834 में पहला बना, लेकिन 1955 में आजादी के बाद पहला, आजादी के बाद पहला। ठीक है, पहला विधि आयोग 1955। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो भारत देश में मौजूदा कानून हैं उनके लिए अनुसंधान कार्य करना, या और क्या कानून बनाए जा सकते हैं उसके लिए अनुसंधान का कार्य करना। ये उसका क्या हो गया? कार्य हो गया। अगला प्रश्न है, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया? कौन से पद नंबर के हैं? 50वें नंबर के पद क्या है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसी को शॉर्ट में लोग क्या कह देते हैं? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
इसके पहले 49वें नंबर में कौन थे, तो आप याद रखिएगा यूयू ललित जो थे, उदय उमेश ललित 49वें नंबर के थे। अगला है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आखिर यह नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है क्या। मुख्य रूप से जो इसकी शुरुआत की गई वह फ्रांस के द्वारा वर्ष 2018 में की गई। अब यह फ्रांस के द्वारा की गई, लेकिन अभी इस बार 2022 में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कौन किया, भारत में नई दिल्ली में हुआ। कितने देश जुड़े हुए हैं इससे देखिए, 72 देश हैं, 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं। इसके नाम से समझिए काम क्या हो सकता है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, यानी कि आतंकवादियों को जो पैसा प्राप्त हो जाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, वो पैसा उन तक ना पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए क्या व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन कहां किया गया, तो आप बताएंगे शर्म अल शेख। कहां पर है ये, मिस्र में है। मिस्र में शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। देख सकते हैं यह फोटो भी। शर्म अल शेख कहां से कब हुआ, 7 से 18 नवंबर 2022 को हुआ। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसी COP27 में एक फंड बना और फंड का नाम क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड आप समझ सकते हैं, जो लॉस हुआ, जो डैमेज हुआ, उसके लिए एक फंड। लॉस और डैमेज किस वजह से, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से। अब देखिए इसमें अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन IDRA भी यहां पे बना, जिसमें 196 देश आप देख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में जान लीजिए, जिसको अभी हमने COP27 कहा। COP27 में जो COP है, वो COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब 27 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह जो था यह 27वें नंबर का था यह सम्मेलन। अब इसके पहले 26 हो चुके हैं। तो पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन हुआ कब हुआ, 1995 में पहला सम्मेलन हुआ। आखिर यह जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसका लक्ष्य क्या है, इस सम्मेलन का लक्ष्य यही है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाना और धरती को और बेहतर स्थिति में लेके आना। जैसे कि 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह बात कही गई थी कि जो धरती है उसका तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, किसकी तुलना में, जो पूर्व औद्योगिक काल था उसकी तुलना में। उन्हीं लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है। अब यह जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, किसके तहत है, UNFCCC के तहत। UNFCCC आखिर है क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के तहत ही COP बना है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बना है। इस बात को याद रखिएगा। और यह जो बना है 1994 में बना है। इसमें भारत, चीन और अमेरिका सहित कितने देश हैं, तो 198 देश हैं। अब ये जो COP27 हुआ था, मिस्र में हुआ था, उस दौरान एक और चीज बनी। उस चीज का नाम क्या है, क्लाइमेट शील्ड। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आखिर ये क्लाइमेट शील्ड होती क्या है। देखिए क्लाइमेट शील्ड बनाने वाले जो लोग थे इस COP27 में, वो थे G7 और V20। G7 ग्रुप ऑफ 7, जो 7 प्रमुख देश हैं G7 के, उसके अलावा B20। G7 को तो आप जानते भी होंगे, एक बार के लिए नहीं जानते तो जरूर देखिएगा। लेकिन बात आती है कि B20 क्या है। दुनिया के 7 प्रमुख देश, एक तरफ G7 थे और दूसरी तरफ B20, वल्नरेबल 20। अब आपको याद रखना है कि जो वल्नरेबल 20 है, B20 है, इसमें कितने देश हैं, 20 नहीं है बल्कि 58 देश हैं। ये 58 देश प्लस G7 क्या कर रहे थे, मिलके क्लाइमेट शील्ड बना रहे थे। देखिए दुनिया के जितने भी देश जो आज विकसित दिखते हैं, आपको विकसित दिखने के लिए इन्होंने संसाधनों का ठीक ठाक दोहन किया है। इन संसाधनों का दोहन करने के बाद ही वो इतने विकसित दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी वजह इन्हीं संसाधनों का दोहन है, जो कार्बन उत्सर्जन हुआ। अब इसी वजह से, अब मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह थी उनके द्वारा किए गए संसाधनों का दोहन। अब उस संसाधनों की दोहन से जो जलवायु परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से अलग अलग जगह पर मान लीजिए कहीं सूखे की समस्या है, इस प्रकार की जो समस्याएं बन रही, कहीं पे बाढ़ की समस्या आ गई, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ समय पहले बाढ़ की समस्या आ गई थी। तो वो प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का। तो एक तरह का ये जो क्लाइमेट शील्ड है बीमा का कार्य करेगा। और इसमें पैसा कौन देगा इस फंड में, वे देश जिन्होंने
ठीक ठाक दोहन किया है संसाधनों का अपने आप को विकसित बनाने के क्रम में। आप आगे देखिए, T20 विश्व कप 2022 विजेता देश है कौन है? इंग्लैंड या पाकिस्तान? इसका उत्तर है इंग्लैंड। पाकिस्तान इस मैच में फाइनल में हार गया था। अब इसके बारे में प्रमुख बातें जान लीजिए कि जैसे इंग्लैंड 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, इसके अलावा कौन कौन सी कि आयोजन स्थल कहां था? ऑस्ट्रेलिया में था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन वहां के बॉलर हैं, 13 विकेट उन्होंने लिए थे इंग्लैंड के। प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन 3 विकेट लिए थे। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? भारत के बल्लेबाज विराट कोहली ने बनाए थे 296। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? वनिंदु हसारंगा श्रीलंका के थे और 15 विकेट लिए थे। टूर्नामेंट किस नंबर का था? 8वें नंबर का T20 वर्ल्ड कप था। इसके अलावा पहला संस्करण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, पहला संस्करण भारत ने जीता था और 2007 में हुआ था। और सबसे पहले संस्करण का आयोजन आपसे पूछ ले तो दक्षिण अफ्रीका में। उसके अलावा अब ये बात याद रखिएगा कि 2 ही टीम ऐसी है जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। एक तो इंग्लैंड जो बता चुका हूं, दूसरा वेस्ट इंडीज है। 2012 और 2016 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में वर्ल्ड कप जीता था। 2024 में आयोजन कहां होगा इसका, ये जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। किसका? T20 वर्ल्ड कप का। वनडे और टेस्ट की बात नहीं हो रही है। 2026 में कहां होगा? भारत और श्रीलंका में। और 2028 में आयोजन कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अब आप देखिए अंतर कितना है, 24, 2 26, 2 28, यानी कि हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, 14 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया। किसका चयन हो रहा है? शरद कमल अचंता का हो रहा है। शरद कमल अचंता किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और नेशनल चैंपियनशिप, जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है, इसे 10 बार इन्होंने जीता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। शरद कमल अचंता टेबल टेनिस। अब आपको याद रखना है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्ष 1991-92 से यह शुरू हुआ था, लेकिन अभी कुछ समय पहले इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम किया। और इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो जिन्हें अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो 4 वर्ष तक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करता है उसे दिया जाता है। पुरस्कार राशि 25 लाख है। अगर अगस्त 2021 में इसका नाम बदला था, अगर आपसे पूछ ले मोटा मोटा, तो आप बता सकते हैं कि नाम इसका बदला कब हुआ? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में। मेजर ध्यानचंद कौन है? आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। वर्ष 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। किसमें? हॉकी में दिलाया था। इसी वजह से इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। 1905 में हुआ था। ठीक है, ये बात भी याद रख लीजिए। उसके अलावा अब इसके जो प्रथम विजेता हैं किसके? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के, वो भी याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। अब विश्वनाथ आनंद कौन है? चेस के प्लेयर हैं। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है। तो उसकी कुल संख्या आपको अगर पता है तो आप जरूर बताइएगा कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। कौन कौन सा उनके सामने खेल था? सीमा पूनिया एथलेटिक्स, एंधोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंदे सबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन। इसी प्रकार से जितने भी खिलाड़ी हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोनों तरफ ये नाम मौजूद है, खेल का नाम और खिलाड़ियों का नाम। अब यहां पर कोच को भी मिला था, आपको पता होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भी एक तरफ तो नॉर्मल द्रोणाचार्य पुरस्कार जो रहता है और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य का लाइफ टाइम कैटेगरी जो होता है अलग से, वह भी है। और उसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अलग से मिलता है, जो ऐसे खिलाड़ी जो
खेल में बहुत सारा अपना समय देते हैं, योगदान देते हैं, या तो खेल खेलने के बाद भी, या ऐसे लोग जो खेल में बहुत सारा खेल को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे चर्चा भी की गई है। जैसे मेजर ध्यानचंद के बारे में मैंने आपको बताया। अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ था, याद रखिएगा, वर्ष 1961 में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। ये भी आपसे पूछ लेता है प्रश्न में, उसका तो मैंने बताया ही था। इसका कब था, वर्ष 1991-92 में, ठीक है। उसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स एंड गेम में आपको बता दिया था कि ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा योगदान दिया हो, या तो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने खेल में काफी कुछ उसके खेल को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया हो। हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है। अब आपके सामने देखिए बहुत सारी जानकारी एक प्रश्न में आ जाती है। हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व, संख्या पता चल गई, घोषित हुआ है, नाम क्या है उसका, रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहां पर है देखिए, ये भी उस प्रश्न बता दिया, उत्तर प्रदेश में। कहां पर, चित्रकूट में, ठीक है। 53वां है ये। अब 52वें की बात करें तो 52वां जो था रामगढ़ विषधारी था, बूंदी, और ये कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है, कंफर्म। अब आपको पता होगा जो टाइगर रिजर्व है किसके तहत घोषित किए जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो 1973 में शुरू हुआ था। और सबसे पहला कौन सा था, वही जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, और उसका नाम क्या है। अगर आपको पता है तो आप उत्तर जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है। अब देखिए, स्काई डाइविंग से मतलब क्या है कि आसमान की ऊंचाई से छलांग लगाई थी उन्होंने, और कितनी ऊंचाई से, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो था, जिसको हम कहते हैं ALH ध्रुव था, उससे छलांग लगाई थी लांस नायक मंजू नैन ने। अब आगे देखिए, भारत के बल्लेबाज जो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, और उनका नाम क्या है, सूर्य कुमार यादव। ये नाम तो आपको जरूर याद होगा। आगे देखते हैं, अभ्यास नसीम अल बहर, अभ्यास का नाम है, किस प्रकार का अभ्यास है, याद रखिएगा, यह अभ्यास है सैन्य अभ्यास। किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और रॉयल ओमान नौसेना के बीच में हुआ। अब यह जो अभ्यास है, इसका शुरुआत कब से हो रहा है, तो 1993 से शुरुआत हुई, और यह जो है 13वां संस्करण है, जो 2022 में हुआ। नसीम अल अहर 2022 13वां संस्करण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तटीय रक्षा अभ्यास। यहां भी एक तटीय रक्षा अभ्यास है। अभ्यास का नाम देखिए क्या है, सी विजिल 2022। किस प्रकार का अभ्यास है, तटीय रक्षा अभ्यास। कहां की तटीय रक्षा, भारत की तटीय रक्षा के लिए अभ्यास सी विजिल किस देश से संबंधित है, उत्तर यही है, भारत। अब बात आती है कि यह तीसरा संस्करण है, ठीक है, तीसरा संस्करण है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य यही है, चूंकि आप देखते हैं भारत की बहुत बड़ी एक जो सीमा है, जो समुद्र से अपने आप को अपनी सीमा साझा करती है। अब ऐसे में होता क्या है कि उसके लिए खतरा बना रहता है, बहुत सारे खतरे, जैसे आतंकवादी घटनाएं जो हैं कहां से आ सकती हैं, वो समुद्र के रास्ते से आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी कहां से आ सकती हैं, समुद्र के रास्ते से बहुत सारी आ सकती हैं। तो ऐसे में जो सीमा क्षेत्र है कितना है, 7516 किलोमीटर है, जो मुख्य भूमि है का जो सीमा है। उसके अलावा आप देखेंगे 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे कहा जाता है, EEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन दोनों को मिला करके सी विजिल 2022 अभियान चलाया गया था। और इसमें एक बात याद रखिएगा, कितने राज्य शामिल थे, तो 9 तटीय राज्य शामिल थे, उसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। और इस अभ्यास में कौन कौन शामिल था, तो सबसे पहले तो भारतीय नौसेना तो शामिल थी, उसके अलावा तटीय रक्षक बल शामिल थे, उसके अलावा सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियां होती हैं वो शामिल थी, और इसके अलावा जो लोकल लेवल पर जो वहां पे मछुआरे होते थे, मछली पकड़ने वाले थे, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया था। आगे देखिए, दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। देखिए 3 संस्थानों का उद्घाटन हुआ, जो उन्होंने मुख्य रूप से किया गोवा में किया। कौन सा संस्थान था, याद रखिएगा, भारतीय आयुर्वेद संस्थान। और कहां पे किया, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किया था। इसके अलावा वर्चुअली उन्होंने
दो और संस्थानों का शुरुआत की यानी उद्घाटन किया। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो कि कहां पे है, गाजियाबाद में है, और दूसरा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो कि दिल्ली में है। आप याद रखिएगा 9वीं विश्व आयुर्वेद संस्थान की एक थीम भी थी, उस थीम का नाम याद रखिएगा, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है तो उन दोनों जगह के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और इनकी सीटें कितनी है बीजेपी की, वहां पर 182 में 156 सीटें आई हैं, 156 सीटों में जीते हैं। उसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, कितनी सीटें आई हैं 68 में, 40 सीटें आई हैं, और इनका संबंध कहां से है, हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का नाम क्या है, नई चेतना अभियान। किस वजह से किया गया, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए। कब किया गया, अंतरराष्ट्रीय दिवस है, उस अंतरराष्ट्रीय दिवस का नाम क्या है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन दिवस। दिवस का नाम ही यही है, और वो दिवस कब आता है, 25 नवंबर को ही आता है। ठीक है, इसी वजह से 25 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान का क्या नाम है, नई चेतना अभियान। अब आपको याद रखना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, लिंग आधारित हिंसा से बचाव करने का प्रयास। इसके बारे में इसमें क्या किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से किया यह जाता है कि जो भी संस्थागत सुविधाएं हैं, लिंग आधारित अगर हिंसा हो रही तो उससे बचाव के लिए या उसके उपाय के लिए क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या तरीके सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं, उसके लिए जो संस्थाओं की भूमिका रहती है उन संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगला प्रश्न है, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। तो देखिए, जिसे चुना गया है वो है अब्दुल फतह अल सीसी, और ये कहां से संबंधित है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जिसे चुना गया है उसका नाम आपने जरूर सुना होगा, भारत के तो नहीं है लेकिन वो नाम बहुत फेमस है। फिर नाम क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की। आखिर ये व्लादिमीर जेलेंस्की है कौन, आपको पता है यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत समय से युद्ध चल रहा है, और उसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि अपने समय में राजनीति में आने के पहले और एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, और उसके बाद वो चुनाव में आए और चुनाव जीतकर वहां के राष्ट्रपति बने। और इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसमें इनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। लेकिन अब बात आती है टाइम मैगजीन की, क्योंकि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो चुना गया है ये तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन यहां पे मैगजीन की बात आती है कि जो मैगजीन है वो कहां की है, न्यूयॉर्क की है, और न्यूयॉर्क की यह मैगजीन 1923 में शुरू हुई थी, टाइम मैगजीन, उसी के द्वारा यह बनाया गया, यह जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बताया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो इसका सही उत्तर है भारत ने 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप है जिसमें भारत ने 25 जीते हैं। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली सूची। देखिए फोर्ब्स भी एक पत्रिका है, इस पत्रिका के द्वारा महिलाओं की शक्तिशाली सूची जारी की जाती है, तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, इसके अलावा और बहुत सारी सूचियां फोर्ब्स के द्वारा, अमीरों की सूची, बहुत सारे लोग, अमीर लोगों की सूची, शक्तिशाली लोगों की सूची, अलग अलग तरह की सूची जारी की जाती है, जिसमें से जो शक्तिशाली महिलाएं हैं उनकी जो सूची जारी की जाती है उसमें पहले स्थान पर देखिए कौन है, तो उसका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियेने। अब ये उर्सुला वॉन डेर कौन है, उर्सुला वॉन डेर हैं जो यूरोपीय संघ का आयोग है उसकी प्रमुख है, यूरोपियन यूनियन की जो आयोग है उसकी प्रमुख है, नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए आपसे 100 महिलाएं हैं, पहला कौन सा, ये है, 100वीं कौन सी है। अब देखिए आप पूछेंगे कि आखिर 100वां कौन पूछता है, इस तरह से अचानक से कोई रैंडम नहीं पूछता। 100वें के पीछे इस बार की वजह है, वजह यह है कि जो 100वीं है उनका नाम है महसा अमीनी, और कहां से है, ईरान से है नहीं, थी, अभी नहीं है दुनिया में। महसा अमीनी ने जो ड्रेस कोड होता है, जैसे कि हिजाब वगैरह के मामले में जो ईरान की सरकार है वो ड्रेस कोड लेकर आई थी, बहुत समय से चल रहा है ईरान में, कई सालों से, दशकों से,
जिसमें हिजाब पहनना जरूरी होता है महिलाओं का, लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया। और इस विरोध के कारण जब वो ईरान की राजधानी में एक बार गई, वहां पे जो इस मामले की जांच करने के लिए सब ड्रेस कोड से हैं कि नहीं है, यह देखते हुए वहां की पुलिस उन्हें ले गई पकड़ के, और कहा जाता है कि पुलिस की हिरासत में ही इन्हें यातना दी गई, जहां पर इनकी मौत हो गई। इसके बाद बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और हिजाब के खिलाफ वहां पर एक आंदोलन ही चल पड़ा, जो कि पूरी दुनिया में, जिसको लोगों ने देखा, जाना, सुना और उसका समर्थन भी किया। तो यही महसा अमीनी जो है इस सूची में 100वें नंबर में शामिल हो गई, और इस सूची में शामिल होने वाली, मरणोपरांत शामिल होने वाली पहली महिला बनी है महसा अमीनी। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के मामले में भी आपको याद रखना है 6 ऐसी महिलाएं हैं जो 100 लोगों की सूची में शामिल हुई हैं। भारत की 6 महिला कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे ऊपर है 36वें नंबर पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उसके अलावा बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह, 72वां नंबर है। फिर नायका की संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, 89वें नंबर पे हैं। फिर उसके बाद HCL टेक की अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, 53वें नंबर पे हैं। उसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जिसे हम कहते हैं कि अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, 54वें नंबर पे हैं। उसके अलावा भारतीय इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष सोमा मोंडल 67वें नंबर पे हैं। तो ये सारे नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर मल्होत्रा, उसके अलावा कौन सी हैं, माधवीपुरी बुच, और इसके अलावा सोमा मोंडल। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे ऊंचे यानी सबसे शीर्ष में कौन से है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब आगे देखिए, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय को लागू करने और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करने के लिए हाल ही में कौन सा बिल पारित हुआ है। तो जो बिल है उसका नाम याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, और यह संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पारित हो चुका है, कानून बन चुका है, जिसमें बात कही गई है किसकी, कि एक प्राधिकरण बनाया जाएगा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अब अगली बात, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था, पहले कौन सा आया था, 1972 आया था। ठीक है, उसी के तहत ही वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। संरक्षित प्रजातियों के निर्यात अथवा आयात हेतु जो लाइसेंस दिया जाता है, उसके लिए ही, अभी दिया नहीं जाता है, उसके लिए दिया जाएगा किसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा ही दिया जाएगा लाइसेंस। कैसे, जानवरों के लिए जिनका संरक्षण किया जा रहा है, उनके निर्यात और आयात के लिए। अगला है 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को मान्यता चिन्हित करने वाली मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। देखिए, वर्षगांठ मनाई गई 51वीं। हर साल नहीं मनाई जा रही थी, अभी पिछले कुछ समय से ही मनाना शुरू किया गया, जिसके पीछे की वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। और यह जो मनाया जाता है बांग्लादेश में मनाया जाता है, भारत सरकार के ही लोग मनाते हैं वहां पे, जिसमें बांग्लादेश का भी सहयोग रहता है, साथ में मिलकर मनाते हैं। 6 दिसंबर 1971, 6 दिसंबर को मनाया गया ना, तो इसलिए 6 दिसंबर याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1971 को भारत सरकार ने मान्यता दी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही 6 दिसंबर को 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। लेकिन बांग्लादेश अभी आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि अभी लड़ाई चल रही थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया भारतीय सेना के सामने, और मुक्तिवाहिनी कौन है, मुक्तिवाहिनी सेना थी जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे बांग्लादेश के, उनकी सेना थी। तो उन दोनों के सामने पाकिस्तान के 53,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। और विश्वास मानिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई ऐसा युद्ध था यह जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में किसी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला है, आरबीआई ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीक पर आधारित डिजिटल रुपए को लॉन्च किया है। देखिए, डिजिटल रुपए को लॉन्च किया है, रिटेल रुपया लॉन्च किया है, रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
डिजिटल करेंसी के लेन देन का रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन तकनीकी में रहेगा और इसमें कोई धांधली नहीं हो सकेगी इस ब्लॉकचेन तकनीकी की वजह से। रुपए का नाम क्या है? रिटेल डिजिटल रुपया। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब यह जो है शुरुआत में कहां पे? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया जा रहा है। और इसके लिए यानी जो पेमेंट होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं उसी तरह से स्कैन करके हम यह डिजिटल रुपया पेमेंट करेंगे। लेकिन यह जो डिजिटल रुपया है, वह डिजिटल जो मनी है, वह जो है अभी तक हम जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक तरह से क्यूआर कोड स्कैन किया और ट्रांजैक्शन किया तो पैसे का ही ट्रांजैक्शन होता है। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ही जाता है, रुपया ही जाता है, अमाउंट एक खास होता है। लेकिन इसमें क्या, प्रॉपर डिजिटल जो करेंसी है वही आरबीआई लेके आ रहा है। उस डिजिटल करेंसी को खरीदना होगा और उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जिस प्रकार से नोट की वैल्यू होती है, और उसी वजह से उस डिजिटल करेंसी का ही लेन देन अब हो सकेगा, रुपए का नहीं होगा जो हम क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा किस प्रकार के ट्रांजैक्शन होंगे? दो तरह के ट्रांजैक्शन अभी होंगे। पर्सन टू पर्सन होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी, और पर्सन टू मर्चेंट यानी कि पर्सन से व्यापारी के लिए। आगे देखिए, हाल ही में किन दो देशों की स्पेस एजेंसी ने मिलकर पृथ्वी की सतह पर पानी को ट्रैक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है? पृथ्वी की पूरी सतह पर, पूरी की पूरी पृथ्वी की सतह पर जो भी शुद्ध पानी है, जितना भी शुद्ध पानी है, लगभग उसका 95% हिस्सा इसके द्वारा ट्रैक किया जाएगा। और इस मिशन को हम क्या कह सकते हैं? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, इसी को शॉर्ट में क्या कहा गया है? स्वॉट मिशन। ठीक है, स्वॉट मिशन। इसके लिए कौन सी संस्था आई है आगे? दो संस्था, एक तो अमेरिका की संस्था आई है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, और उसके अलावा फ्रांस की सेंटर नेशनल डिशेट्यूट्स स्पेटियल्स यानी कि CNES। ठीक है, अब याद रखिएगा लगभग 95 बोला था, 90% से अधिक, क्योंकि एक खास क्षेत्रफल से अगर छोटी है, कोई भी वाटर बॉडी है जो खास क्षेत्रफल से बहुत ज्यादा छोटी है तो उसको इसमें काउंट नहीं किया जा रहा, तो इस वजह से 10% वह क्षेत्र छूट रहा है। इसके अलावा 90% अपने आप में लगभग पूरी जितनी भी मुख्य वाटर बॉडी है वह कवर हो जाएगी। अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, उसका भी हाल ही में परीक्षण हुआ APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहां पर है? उड़ीसा के तट पर है। अब यह जो मिसाइल है इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर तक जाएगी। अब यह जो है किस प्रकार की मिसाइल प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम IGMDP कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड जो प्रोग्राम होता है, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसमें खास किस्म की मिसाइल बनाई जाती हैं जो कि अपने आप में इंटीग्रेटेड होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी है? देखिए, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है और नाग है। ये सारी इसी के तहत ही विकसित की जा रही हैं। अब इस मिसाइल को एक खास किस्म का नाम दिया जाता है, जो नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। आप इसको कहेंगे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में कितने औषधीय पौधे यानी कि IUCN रेड डेटा बुक में शामिल किए गए हैं? औषधीय पौधे से क्या मतलब है? ऐसे पौधे जो कि औषधि का काम कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। इस प्रकार कितने पौधे हैं? 3 पौधे हैं, इन्हें शामिल किया गया है IUCN रेड डेटा बुक में। अब IUCN के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक ऐसी IUCN द्वारा एक रेड डेटा बुक बनाई जाती है, फिर जारी की जाती है, जिसमें कि पौधों का और जीवों का दोनों की सूची तैयार की जाती है जिनके संरक्षण की ध्यान देने की दरकार होती है। ऐसे में अब IUCN का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यह जो IUCN के द्वारा यह रेड डेटा बुक स्थापित की गई थी, कब से? 1964 में, सॉरी 1964 में स्थापित की गई थी, तब से यह लिस्ट बन रही है। ठीक है, अब इन तीनों औषधियों के नाम याद रख लीजिए। मीजोट्रोपिस पेलिटा गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फ्रिटिलारिया सिरोसा कमजोर, डेक्टा इलोरिजा हतागिरेया यह किस श्रेणी में है? लुप्त प्राय की श्रेणी में है। जिस प्रकार से आपने देखा था IUCN में जानवरों के लिए भी इसी प्रकार से होता है, श्रेणियां होती हैं, उसी प्रकार से पौधों के लिए भी श्रेणियां होती हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, कमजोर और लुप्त प्राय। अब आगे देखिए,
दिसंबर 2022 को किसे भारतीय ओलंपिक संघ, अब भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। पीटी उषा जो अपने आप में बहुत बड़ी महिला धावक रही अपने जमाने की, और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक इन्होंने जीते थे। और यह जो बनी है, निर्विरोध बनी है अध्यक्ष, एक तो निर्विरोध बनी है और उसमें भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन कौन है? तो वो है टाटा सन्स के चेयरमैन। अगली बात आती है कि भारत की जो G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली हुई है, ये बात हम अभी पढ़ चुके हैं, भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। जो चंद्रशेखरन है वो इस G20 के दौरान जो भारत का बिजनेस एजेंडा है उसकी अगुवाई करेंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में कहां पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? एटीएम में जिस प्रकार से हम पैसे निकालते हैं उसी प्रकार से यहां पर गोल्ड के कॉइन्स निकाले जा सकते हैं, जिनका भार 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक रहता है और 5 किलोग्राम लिमिट होती है। मतलब एक एटीएम में कितना सोना होगा? 5 किलोग्राम तक का सोना मौजूद हो सकता है। और यह पहला एटीएम जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। अब यह प्रो कबड्डी लीग जो है प्रोफेशनल कबड्डी लीग है, यह कब से शुरू हुआ? 2014 से इसकी शुरुआत होती है। अब आप देख सकते हैं जैसा कि इस प्रश्न में बताया गया है कि 2022 तक अभी यह चला है, तो लगातार चला, बीच में कोरोना की वजह से नहीं चल पाया। तो इसमें जो मेजबान शहर रहा वो कौन सा रहा? एक तो राउरकेला और एक तो भुवनेश्वर। राउरकेला में कहा था? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। भुवनेश्वर में कलिंगा हॉकी स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम नहीं आएगा, बस 2 शहर हैं, मेजबान शहर हैं। और कब हुआ था? अभी जनवरी 2022 में, ये जरूरी हो जाता है। रचनात्मक कार्यों के लिए जमुनालाल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, रचनात्मक कार्यों के लिए जमुनालाल पुरस्कार दिया गया नीलेश देसाई को। और नीलेश देसाई का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई जो भील समुदाय है मध्य प्रदेश का, उनके लिए रचनात्मक कार्य करने में लगे हुए हैं, इसीलिए उनको यह पुरस्कार मिला। इसी में जो जमुनालाल बजाज पुरस्कार है, उसी क्रम में गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु मिला। एक तो यहां पे रचनात्मक कार्य के लिए मिला नीलेश देसाई, दूसरा ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु किसे मिला? गुजरात के मनसुख भाई को। और उसके अलावा महिलाओं और बच्चों के विकास कल्याण के लिए किसे मिला? ओडिशा की सोफिया सैफ को मिला। इस प्रकार से 3 लोगों को मिला, तीनों को अलग अलग कैटेगरी में मिला जमुनालाल पुरस्कार 2022। अब एक और पुरस्कार है जो जमुनालाल पुरस्कार ही है, इस क्रम में चौथा पुरस्कार है जो कि किसी विदेशी को दिया गया, वो है लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वॉलिद सल्यावी को। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? आप याद रखिएगा, 1977 से शुरुआत हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप। अब देखिए यहां पे प्रश्न में ही पता चल गया कि 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? दोहा के कतर में हुआ था। अब इसके फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराया था? आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा, नहीं सुना देखा है तो टेंशन मत लीजिए, पूरा मैच देखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम निकालने के लिए, बस मुझे सुन लीजिए। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था और फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने तीसरी बार यह वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके पहले 1978 में, 1986 में और उसके बाद 2022 में। 1978, 1986 और उसके अलावा 2022 में 3 बार अर्जेंटीना जीत चुका है। ठीक है, याद होगा आपको। अब इसमें बात आती है कि फ्रांस कब जीता था आखिरी बार? तो आखिरी बार 2018 में फ्रांस ने जीता था। ठीक है, कुछ पुरस्कार जो मिले इसके तहत ही इस वर्ल्ड कप में, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को जो कि अर्जेंटीना से थे और फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी थे। गोल्डन बूट अवार्ड काइलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रांस से थे, इनका नाम भी आपने खूब सुना होगा। गोल्डन ग्लव अवार्ड एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना से थे। यंग प्लेयर अवार्ड
एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना से थे और सबसे अधिक गोल करने का अवार्ड जो मिला था फ्रांस के खिलाड़ी थे काइलियन एम्बापे, जो कि 8 गोल इन्होंने किया था। ठीक है, अब फीफा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फीफा जो है सबसे बड़ा फुटबॉल का संघ है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी कब हो रही है? 1904 में हो रही है। कहां पे? ज्यूरिख में हो रही है। और 1930 से इस प्रतियोगिता का शुरुआत कर दिया गया था। उरुग्वे में सबसे पहले हुई थी इस प्रतियोगिता की शुरुआत फीफा वर्ल्ड कप की। उसके बाद हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाने लगा। 1970 में इसका नाम 1970 तक, या तो हम कहें कि जूल्स रिमेट ट्रॉफी, 1970 तक इसका नाम था। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप इसका नाम कब पड़ा? 1970 के बाद फीफा कप नाम इसका पड़ गया, वर्ल्ड कप नाम पड़ गया। पहले तो पुरुषों के लिए ही होता था, उसके बाद 1991 से महिलाओं के लिए भी फीफा विश्व कप होने लग गया, याद रखिएगा। अब यहां पे एक प्रतीक है लाइव। लाइव इसका नाम है, अरबी भाषा में लाइव का अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो यह जो सुपर स्किल्ड प्लेयर है, यह प्रतीक के रूप में 2022 का प्रतीक था वर्ल्ड कप में जो हुआ दोहा में, उसका नाम क्या था? लाइव। आपसे पूछा जा सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो केवी शाजी को बनाया गया। अब यह जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई थी। और नाबार्ड आपको पता होगा किस लिए कार्य करता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण का विकास करने के लिए, ग्राम के अंदर गांव में जो कृषि हो रही है उसका विकास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है, वित्त प्रदान करने वाली, सहायता देने वाली। वह नाम क्या है? नाबार्ड। अब बात करें इसकी स्थापना किससे हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 से हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैंने आपसे बताया था 1982 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर है हंसराज अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किससे द्वारा हुई थी? तो यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के द्वारा, 1993 का यह अधिनियम था, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। लेकिन बाद में इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा कब मिलता है? जब 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 आता है, तब इसे क्या मिलता है? संवैधानिक निकाय का दर्जा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला? तो आप कहेंगे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला। आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो नाम याद रखिएगा, कृष्णा बबीवाला को मिला। ठीक है, बबी लाला को। ठीक है, किस प्रकार का पुरस्कार है? तो भारतीय अमेरिकी है जिन्हें की प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला है, 19वां अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां हुआ? 2022 का आयोजन कहां हुआ? कोलंबिया में हुआ। यह जो है नेचुरल साइंस से संबंधित है, जिसमें कि 16 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें 6 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, जितने लोग गए थे उतने लोग पदक जीत के आए थे। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस कहां से लॉन्च किया गया? इसका उत्तर है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा कहां पे है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। अब यह जो पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस, यह किस मिशन के नाम से भेजा गया? तो मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ। प्रारंभ क्या है? मिशन का नाम है। इस बात को याद रखिएगा, मिशन का नाम है। विक्रम साराभाई जो अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा विक्रम एस। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जा रहा है? आपसे पूछ लिया जाए तो ईंधन कौन सा था? लिक्विड नेचुरल गैस था। और किसके द्वारा यह छोड़ा गया? चूंकि अपने आप में भारत का पहला निजी रॉकेट है, भारत का पहला निजी रॉकेट है, तो एक
स्काईरूट एरोस्पेस है और ये क्या है, अपने आप में एक स्टार्टअप है, निजी कंपनी का स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। और इसका अपना एक निजी लॉन्च पैड भी आगे चल के अभी श्रीहरिकोटा में ही लॉन्च किया गया है, इस कंपनी के द्वारा नहीं, यानी कि भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां बनाया गया है, तो श्रीहरिकोटा में बनाया गया है। यह फैक्ट भी साथ साथ आप जोड़ के चलिएगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहां खुला है? इसका सही उत्तर है फरीदाबाद में। किस प्रकार का है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहां खुला है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का मतलब क्या हो गया? हरियाणा में खुला है, ठीक है। यहां पर क्या कार्य होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य होता है। आरएनए के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के आरएनए का पर्याप्त तरीके से अध्ययन होता था और उस अध्ययन से जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से पता चलता है कि यह किस प्रकार से अपने आप को और बेहतर कर रही है या अपने आप में कुछ परिवर्तन कर रही है। जैसे हम कहते थे ना, नया वेरिएंट आ रहा, तो वो नए नए जो वेरिएंट हैं उसका पता जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही लग सकता है। तो यहां पर यह सारे कार्य करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ब्रह्म सुपर कंप्यूटर जो भारत का है उसे भी स्थापित किया गया है इसी सेंटर में। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान बूथ है, कहां पर है? ताशीगंग में है। ऊंचाई कितनी है? 15,256 फीट की ऊंचाई है और यह किन्नौर जिले में है। किन्नौर जिला कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, किन्नौर जिले में। अगला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सत्यजीत रे जो थे अपने आप में बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्देशक थे, बंगाल से थे और इन्हीं के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया कार्लोस सौरा को। कार्लोस सौरा जो कि स्पेन के में फिल्म निर्माता है। कहां पे है? स्पेन के बहुत प्रमुख फिल्म निर्माता है, निर्देशक हैं, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, इनकी बेटी ने यह पुरस्कार लिया और कहां पर लिया, ग्रहण किया? जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो चल रहा था गोवा में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो 53वां संस्करण था, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वहीं पर यह पुरस्कार दिया गया। एक और पुरस्कार की बात करें, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार को किसे दिया गया? तो जो दलाई लामा है, आध्यात्मिक गुरु हैं, इन्हें दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? गांधी मंडेला फाउंडेशन। अब देखिए, अहिंसा के क्षेत्र में जो लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार देखिए किन लोगों की अहिंसा को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। एक तो गांधी जी की अहिंसा और दूसरी दक्षिण अफ्रीका जो नेल्सन मंडेला है वहां के, उनकी अहिंसा को देख करके ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, हाल ही में एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक। अब इस एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना किया गया है? 7% किया गया है। यानी कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। आपसे यही पूछ लिया जाए मान लीजिए परीक्षा में कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो आपको पता रहेगा एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी की गई। और 2022-23 में इसमें भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना बताया है? 7% बताया है, ठीक है। अब आगे देखिए, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहां पर आयोजित किया गया? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल। अब देखिए, कॉप के बारे में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन ये किस मामले में है? जैव विविधता का सम्मेलन है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का, उसके लिए COP15 है, ठीक है। जैव विविधता के क्षेत्र में यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसके बारे में बात करने के लिए, उसके क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए। और इसमें एक बात कही गई है कि 2030 तक 30% भूमि और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला है, 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली होगा। इसके पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई इसकी 2016 में, याद रहेगा आपको। अगला है, मेघालय में आयोजित
भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है। किस प्रकार का अभ्यास है? सैन्य अभ्यास। नाम क्या है? काजिंद 2022। किन दो देशों के बीच है? भारत और कजाकिस्तान। अगला है देवलाली महाराष्ट्र में वर्ष 2022 में आयोजित अग्नि योद्धा अभ्यास। एक और सैन्य अभ्यास। अभ्यास का नाम क्या है? अग्नि योद्धा अभ्यास। कहां पे आयोजित हुई? महाराष्ट्र के देवलाली में। किन देशों के बीच में? भारत और सिंगापुर के जो सैनिक थे वो जितने भी हथियार होते हैं उनको चलाना यहां पर सीख रहे थे, या तो कह सकते हैं कि उसका अभ्यास कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का सीड फॉर्म देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो केरल का एर्नाकुलम जिले का अलुआ के थुथुरु को क्या कहा गया है? अपने आप में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। अब यह कार्बन न्यूट्रल फॉर्म से क्या मतलब है? देखिए, खेती की वजह से भी या फार्मिंग के कार्य करने की वजह से भी क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन होता है। जिस प्रकार से उद्योगों में उत्सर्जन होता है कार्बन का, औद्योगिक इकाइयों में कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसी तरह से हर जगह से, घर से भी होता है। घर में हम जो खाना बनाने का काम करते हैं और बहुत सारी चीजों का काम करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन किसी न किसी मात्रा में होता है। लेकिन यहां पे कार्बन न्यूट्रल की बात कही गई है। कार्बन न्यूट्रल से मतलब यह है कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कार्बन को सिंक करने का काम वह कर रहा है, यानी कि कार्बन का स्टॉक कर रहा है। अब ये कार्बन को सिंक करने का काम, स्टॉक करने का काम कैसे होगा? होगा ऐसे कि वहां पर इतनी हरी भरी हो, हरियाली हो कि उस हरियाली के माध्यम से या कुछ खास तरीके से उस हरियाली को विकसित किया जाए जिससे कि जो कार्बन है पर्यावरण में मौजूद है उसका स्टॉक किया जा सके। तो देखिए कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है यहाँ पे? 43 टन, और प्राप्ति कितनी की हो रही? 213 टन। जितना उत्सर्जन किया उससे ज्यादा यहाँ पे कार्बन स्टॉक हो गया। इस वजह से इसे कार्बन न्यूट्रल सीड फॉर्म घोषित किया गया है, जो कि देश में पहला है। तो ये बात हो गई। तो इस तरह से आज हमारा पहला एपिसोड, यह जो करंट अफेयर रिवीजन सीरीज है टारगेट बीपीएससी की, वह पूरी होती है। अब दूसरा एपिसोड आएगा। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे और ये जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे वो आपकी परीक्षा में फायदेमंद होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।